हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, इसका दूसरा लेक्चर आज हम लोग देख रहे हैं। और आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है बताइए जरा। एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं शांत अवस्था। शांत अवस्था। और शांत अवस्था के बाद अपने को पढ़ना है सूत्री विभाजन। ठीक है भाई। एक तो शांत अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा सूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर की अगर आप बात करें तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोशिका चक्र का नियमन यानी कि रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल यहां तक देख लिया था। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, शांत अवस्था, या इसी को कह दिया जाएगा जी नॉट। ठीक है। क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, जीवों में कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जो उपापचयी रूप से तो सक्रिय होती हैं, जो उपापचयी रूप से तो सक्रिय होती हैं, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती हैं, लेकिन उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, यानी कि वो विभाजित नहीं करती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये कोशिकाएं जीवन अवस्था को छोड़कर एक अन्य किसी अवस्था में चली जाती हैं, जिसे शांत अवस्था या सुषुप्ता अवस्था या जी नॉट कहा जाता है। अब कहेंगे कुछ कोशिकाएं उपापचयी रूप से तो सक्रिय होती हैं। कुछ कोशिकाएं उपापचयी रूप से तो सक्रिय होती हैं। कुछ कोशिकाएं उपापचयी रूप से तो सक्रिय होती हैं, किंतु विभाजन नहीं करती। विभाजन नहीं करती। किंतु विभाजन नहीं करती जब तक कि आवश्यकता पड़ने पर उससे विभाजित होने के लिए ना कहा जाए। उससे विभाजित होने के लिए ना कहा जाए। ठीक है भाई। उपापचयी रूप से सक्रिय है और सामान्यतः अगर आप देखें, नॉर्मली अगर आप देखें, यूजुअली अगर आप देखें तो सामान्यतः नॉर्मली यूजुअली प्रायः ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जब तक की आवश्यकता ना पड़े तब तक विभाजित नहीं करती। आप कहेंगे ये कोशिकाएं जीवन से निकलकर एक शांत अवस्था में चली जाती हैं। शांत अवस्था में चली जाती हैं, जिसे जी नॉट कहते हैं। ठीक है ना, जिसे जी नॉट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका,
हृदय कोशिका, तंत्रिका कोशिका, हृदय कोशिका इत्यादि। यानी नर्व सेल जो हैं, तंत्रिका कोशिका जो हैं वो, और हृदय की जो कोशिकाएं हैं वो, उनमें इस तरीके की चीज देखी जाती है कि वो विभाजन सामान्यतया तो नहीं कर रही होती हैं। यहां तक देखिए बेटा फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक बच्चों फटाफट से देखिए आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब यहां पर मैं आपको ना कुछ पढ़ा रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। माइटोसिस और मियोसिस की तुलना करेंगे भाई। इससे पहले कि मैं आपको सूत्री विभाजन पढ़ाऊं, यहीं पर हम लोग माइटोसिस और मियोसिस की तुलना करेंगे। बच्चों, एक द्विगुणित कोशिका है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। एक द्विगुणित कोशिका है जहां पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम गुणसूत्र उपस्थित है और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए की मात्रा उपस्थित है। ठीक है ना। अब इसमें माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है। यहां पर 2 को 2 से डिवाइड नहीं करना क्योंकि वो मात्राएं बताई गई हैं। ठीक है ना। अब हो सकता है, अच्छा इसको क्या कह दिया जाएगा, इसको कह दिया जाएगा जनक कोशिका। बच्चों ये जनक कोशिका है, पेरेंट सेल है। ये क्या है, जनक कोशिका है, पेरेंट सेल है। अब मान लीजिए यहां पर ना समसूत्री विभाजन हुआ, या जिसे आप सूत्री विभाजन भी कहते हैं, समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन, वो हुआ मान लेते हैं पहले। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे होता है समसूत्री विभाजन। यानी कि माइटोसिस, समसूत्री यानी कि माइटोसिस। और इसको समसूत्री विभाजन क्यों कहा जाता है ये भी याद रखिए। ये जो माइटोसिस है इसको समसूत्री विभाजन क्यों कहा जाता है ये भी याद रखिए। क्योंकि क्या होता है बेटा, जो पेरेंट सेल होती है और जो डॉटर सेल होती है, ये दोनों संतति कोशिकाएं हैं। इंग्लिश में कह दिया जाता है डॉटर सेल। ये दोनों क्या हैं भाई, संतति कोशिकाएं। बच्चों ये दोनों संतति कोशिकाएं हैं, इन्हें डॉटर सेल कहा जाता है। ठीक है ना। ये दोनों संतति कोशिकाएं, इन्हें डॉटर सेल कहा जाता है। ये विभाजन के बाद बनने वाली कोशिकाएं। एक कोई जनक कोशिका थी जहां पर गुणसूत्र की संख्या थी 2n, अमाउंट ऑफ डीएनए था 2c, अब वहां पर हुआ माइटोसिस। इसे समसूत्री विभाजन क्यों कह रहे हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। और ठीक उसी प्रकार से मान लेते हैं अगर यहां पर मियोसिस कराई जाए, यहां पे मियोसिस भी कराया जा सकता है, और मियोसिस को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को समसूत्री विभाजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जनक कोशिका व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान है। जनक कोशिका व संतति कोशिका में, जनक कोशिका व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान है। गुणसूत्रों की संख्या समान है। ठीक है, 2n गुणसूत्र। यहां पर भी जनक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 2n। और जब माइटोसिस होता है, यानी कि जब समसूत्री विभाजन होता है, तो जो संतति कोशिका है, जो डॉटर सेल है, जो विभाजन के बाद बनी है, वहां पर भी गुणसूत्रों की संख्या क्या देख रहे हैं बेटा आप, 2n ही देख रहे हैं।
तो इसीलिए इसको कह दिया जाता है समसूत्री विभाजन। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, संतति कोशिका में, संतति कोशिका में, संतति कोशिका में जनक कोशिका से आधे गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। जनक कोशिका से आधे गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। मैं बताता हूं कैसे। आधे गुणसूत्र उपस्थित होते हैं क्योंकि बच्चों मियोसिस के बाद जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, मियोसिस के बाद जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, मियोसिस के बाद ये जो चारों संतति कोशिकाएं हैं, आप देखिए जरा इनको ध्यान से बेटा। मेरे बच्चों मियोसिस के बाद जो ये संतति कोशिकाएं बनती हैं, ध्यान से देखिए जरा। मियोसिस के बाद ये जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, तो पहली बात तो मियोसिस में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। एक तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है भाई, क्या कि मियोसिस में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं, जहां पर गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका से आधी है। जबकि माइटोसिस के दौरान एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं और जहां पर गुणसूत्र की संख्या समान है। अच्छा, ये जो समसूत्री विभाजन, इसका एक और नाम होता है होमोटिपिक डिवीजन, या आप कह सकते हैं समांग विभाजन, समांग विभाजन या समान प्रकार का विभाजन। इंग्लिश में कह दिया जाता है होमोटिपिक डिवीजन, होमोटिपिक डिवीजन। इसको समांग विभाजन या होमोटिपिक डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनक कोशिका, जनक कोशिका एवं संतति कोशिका, जनक कोशिका एवं संतति कोशिका, जनक कोशिका एवं संतति कोशिका आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। जनक कोशिका एवं संतति कोशिका आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। यानी कि जैसा जेनेटिक कॉम्पोजिशन, जैसा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पेरेंट सेल का है, वैसा ही डॉटर सेल का है। लेकिन कहां पर? समसूत्री विभाजन में। यही बता दूं कौन से प्रकार के विभाजन में? समसूत्री विभाजन में। लेकिन बच्चों जब आप अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे तो इस अर्धसूत्री विभाजन को कह दिया जाता है विषमांग विभाजन या हेट्रोटिपिक डिवीजन। विषमांग विभाजन या हेटेरोटिपिक डिवीजन, हेटेरोटिपिक डिवीजन। विषमांग विभाजन या हेटेरोटिपिक डिवीजन क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि समझिएगा, मैं लिख भी देता हूं कारण क्या है। जीन विनिमय होने के कारण, जीन विनिमय होने के कारण जनक कोशिकाएं, ऐसे लिख देते हैं कि जनक कोशिका एवं संतति कोशिका, जनक कोशिका एवं संतति कोशिका आनुवांशिक रूप से भिन्न होती हैं, आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से भिन्न होती हैं। सही है ना?
जनक कोशिका और संतति कोशिका जो हैं वो बच्चों आनुवांशिक रूप से भिन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जीन विनिमय होता है मियोसिस के दौरान। जब आप मियोसिस के दौरान मियोसिस 1 पढ़ते हैं, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 पढ़ते हैं, प्रोफेज 1 का क्या पढ़ते हैं आप? पैकिटीन पढ़ते हैं। तो उस दौरान जब आप देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है, स्थूल पट्टावस्था के दौरान जीन विनिमय होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और यही वजह है, इसी कारणवश जो पेरेंट सेल होते हैं और जो डॉटर सेल होते हैं, जो पेरेंट सेल होते हैं और जो डॉटर सेल होते हैं, फिर वो आनुवांशिक रूप से समान नहीं बचते। वो आनुवांशिक रूप से कैसे हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, आनुवांशिक रूप से भिन्न हो जाते हैं। आगे बात समझ? तो बच्चों वक्त आ गया है कि इस पूरी चीज को अपन क्या कर लें? समराइज कर लें। इस पूरी चीज को अपन समराइज कर लें। देखिए भाई, आप कहेंगे कि समसूत्री विभाजन के दौरान, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है ना, इस पूरे बोर्ड पे अगर देखा जाए तो क्या क्या लिखा है कि समसूत्री विभाजन के दौरान एक जनक कोशिका से, ध्यान से सुनेंगे बेटा, समसूत्री विभाजन के दौरान एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा जनक कोशिका के समान होती है। सही है ना? जिनमें गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा संतति कोशिका के समान होती है। बताओ मैं सही कह रहा हूं या नहीं? आप लोग बताइए मुझे, आप लोग बताइए मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं या सही नहीं कह रहा हूं? बताइए। सही है? अच्छा, चूंकि इस प्रकार के विभाजन में, ठीक है ना, इस प्रकार के विभाजन में, इस प्रकार के विभाजन में पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। इंग्लिश में कह दिया जाता है इक्वल, है ना, तो बेटा इंग्लिश में कह दिया जाता है इक्वेशनल डिवीजन। इंग्लिश में कह दिया जाता है इक्वेशनल डिवीजन। और जनक कोशिका और संतति कोशिका वो आनुवांशिक रूप से भी समान होती हैं। समसूत्री विभाजन के दौरान बनने वाली संतति कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से जनक कोशिका के समान होती हैं। इसीलिए माइटोसिस को समांग प्रकार का विभाजन या होमोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। समांग प्रकार का विभाजन या होमोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? होमोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। ये बात हो गई किसकी? माइटोसिस की, समसूत्री विभाजन की, या सूत्री विभाजन की, या इसी को कह देंगे इक्वेशनल डिवीजन की। इक्वेशनल डिवीजन की बेटा। आइए अब मियोसिस की बात करते हैं, ठीक है ना। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। आप कहेंगे मियोसिस के दौरान बनने वाली, या पहले ऐसे सुनिए कि मियोसिस में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। दिख रहा ना बेटा? मियोसिस में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। मियोसिस में क्या बेटा? मियोसिस में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा जनक कोशिका से आधी होती है। यहां 2n है, यहां n है, यहां 2c है, यहां c है ना। और चूंकि इस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी, है ना बेटा। इस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए मियोसिस को इंग्लिश में कह दिया जाता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन कह दिया जाता है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को अपन रिडक्शनल डिवीजन भी कह देते हैं। अच्छा, जीन विनिमय के कारण, जीन विनिमय होता है ना, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो आप कहेंगे जीन विनिमय होने के कारण या क्रॉसिंग ओवर होने के कारण मियोसिस में बनने वाली, मियोसिस के दौरान बनने वाली संतति कोशिकाएं आनुवांशिकी रूप से जनक कोशिका से भिन्न होती हैं। यानी कि जेनेटिकली पेरेंट सेल और डॉटर सेल क्या है? अलग अलग है, भिन्न प्रकार की हैं। इसीलिए मियोसिस को यानी कि अर्धसूत्री विभाजन को विषमांग विभाजन
अर्थात हेटेरोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हेटेरोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। चलिए इसको देखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। राइट, देख लिया सबने? देख लिया? चलो आगे आओ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। यहां पे ऐसे हेडिंग डाल देते हैं, सूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस। सूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस, या इसी को कहा जा सकता है एम फेज, एम प्रावस्था, एम फेज या एम प्रावस्था। एम फेज या एम प्रावस्था। बच्चों ये जो आपका सूत्री विभाजन है, सूत्री विभाजन, इसमें मुख्यतः दो कार्य होते हैं। इस सूत्री विभाजन में मुख्यतः दो कार्य होते हैं। एक होता है केंद्रक विभाजन, एक क्या होता है बेटा? केंद्रक विभाजन। और इस केंद्रक विभाजन को हम लोग क्या कह देते हैं बताइए मुझे? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज, फिर उसके बाद बेटा मध्यावस्था, यानी कि मेटाफेज, फिर बच्चों पश्चावस्था, पश्चावस्था यानी कि एनाफेज, और अंत्यावस्था, अंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज। ठीक है भाई? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, इस क्रम में आपका माइटोसिस आगे बढ़ेगा। बोले सब लोग, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। ऐसे याद रखना होता है बेटा। इस क्रम में ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर समय का क्रम लिया जाए, समय का, कि कौन से प्रोसेस में कितना समय लगता है, तो बेटा सबसे ज्यादा समय लगता है पी फॉर प्रोफेज में, उससे थोड़ा कम समय लगता है टी फॉर टीलोफेज में, उससे और कम समय लगता है एम फॉर मेटाफेज में, और सबसे कम समय लगता है आपको ए फॉर एनाफेज में। बच्चों ये जो अवस्था है, आप कहेंगे कि ये कैरियोकाइनेसिस की सबसे लंबी अवस्था है। कैरियोकाइनेसिस की सबसे लंबी अवस्था है बेटा ये। और ये जो है, ये कैरियोकाइनेसिस की सबसे छोटी अवस्था है। ये जो है, ये कैरियोकाइनेसिस की क्या है बेटा? सबसे छोटी अवस्था है। तो सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? प्रोफेज। और सबसे छोटी अवस्था कौन सी है बताइए मुझे? तो सबसे छोटी अवस्था है एनाफेज, याद रखिएगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बेटा दूसरा होता है जीवद्रव्य विभाजन। एक तो वो केंद्रक विभाजन हो गया ना, और दूसरा जीवद्रव्य विभाजन। बेटा ये जो जीवद्रव्य विभाजन होता है, इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस कहते हैं बेटा इसे। इसमें जो जीव द्रव्य का है मतलब विभाजन हो जाता है। यानी कि अगर आप केंद्रक विभाजन के दौरान देखें तो ये कुछ ऐसी अवस्था हो जाती है कि दो केंद्रक बन जाते हैं, और जीव द्रव्य विभाजन के दौरान फिर आप क्या देखेंगे कि अल्टीमेटली फिर दो नए सेल बन जाएंगे। देखो ना, एक केंद्रक से दो केंद्रक बने, जीव द्रव्य विभाजन हुआ तो फिर ओवरऑल क्या हो गए, दो सेल बन गए। ओवरऑल क्या हो गए बेटा, दो सेल बन गए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से देखिए, 10 सेकंड का समय, फिर आगे बढ़ेंगे। 10 सेकंड का समय बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, बढ़िया बढ़िया। देखो बेटा, सूत्री विभाजन का क्या है ना, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में थोड़ा अलग अलग मामला चलता है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है नीट के लिहाज से, है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के लिहाज से। मैं स्टार मार्क कर देता हूं, इसमें लिख लेना आप नीट 25। पूछेगा भाई यहां से सवाल वो, सूत्री विभाजन के दौरान, मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि अगर आप देखें तो पादप कोशिका का व्यवहार और जंतु कोशिका का जो व्यवहार है वो बेटा थोड़ा अलग अलग होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का व्यवहार थोड़ा अलग अलग होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं पादप। पादपों में क्या मामला है, सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के दौरान, और जंतु यानी कि प्राणी यानी कि एनिमल्स, उनमें क्या हिसाब किताब है। दोनों की बातें करेंगे, ऑब्वियसली हमें दोनों को पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में दोनों चीजें। आप कहेंगे अगुणित, पादप में आप कहेंगे अगुणित तथा द्विगुणित, अगुणित तथा द्विगुणित, अगुणित तथा द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, अगुणित तथा द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होता है। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होता है। ठीक है भाई, जो हैप्लॉइड सेल हैं और जो डिप्लॉइड सेल हैं, प्लांट्स में जो हैप्लॉइड सेल है वहां पर भी माइटोसिस होता है। तभी तो देखिए कि जो गेमेटोफाइट है पूरा इतना विशाल बड़ा हो जाता है, और जो स्पोरोफाइट है यानी कि जो डिप्लॉइड फेज है यानी कि जो द्विगुणित अवस्था है वहां पर भी माइटोसिस होता है प्लांट में। एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल में आप कहेंगे कि केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में माइटोसिस होता है, केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में, केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन होता है। अगुणित कोशिकाओं में, अगुणित कोशिकाओं में, अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, सामान्यतः आपको यही याद रखना है कि जो प्लांट सेल होते हैं वहां पर तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में माइटोसिस होता है, लेकिन एनिमल सेल में सामान्यतः अगर आप देखेंगे ठीक है ना, सामान्यतः अगर आप मेल में एनिमल्स में देखें, माफ कीजिएगा,
तो एनिमल्स में क्या होता है कि जो हेप्लॉइड सेल हैं उनमें माइटोसिस नहीं होता। हेप्लॉइड सेल में माइटोसिस नहीं होता, केवल और केवल जो कायिक कोशिकाएं हैं, यानी कि जो गैमीट बनाने वाली कोशिकाएं नहीं है, द्विगुणित भी होना चाहिए और कायिक भी होना चाहिए, यानी एक तरीके से हाथ पैर नाक कान गले की कोशिकाएं सीधे सीधे। ये जो कायिक और द्विगुणित कोशिकाएं हैं इन्हीं में होता है माइटोसिस। हाँ, अपवाद स्वरूप आप कहेंगे नर मधुमक्खी इत्यादि की, नर मधुमक्खी इत्यादि की अगुणित कोशिकाओं में माइटोसिस होता है। अगुणित कोशिकाओं में माइटोसिस होता है। माइटोसिस होता है। ठीक है भाई, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है कि नॉर्मली तो क्या होने वाला है, नॉर्मली बेटा केवल और केवल जो डिप्लॉइड सोमैटिक सेल है, द्विगुणित कायिक कोशिकाएं हैं, वहीं पर होगा माइटोसिस एनिमल्स के अंदर। हां, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, जैसे कि नर मधुमक्खी, तो वहां पर अगुणित कोशिका में भी माइटोसिस हो जाता है। इसके अलावा अगर आप पादप कोशिका में देखें तो तारक केंद्र अनुपस्थित होता है। तारक केंद्र अनुपस्थित होता है। परिणाम स्वरूप एस्टर का, परिणाम स्वरूप एस्टर यानी कि तारक का निर्माण नहीं होता। एस्टर अर्थात तारक का निर्माण नहीं होता है। तारक का निर्माण नहीं होता है, और इसलिए बेटा इसको कह दिया जाता है एनएस्ट्रल डिवीजन, एनएस्ट्रल विभाजन। एस्टर नहीं बनता है, तारक नहीं बनता है, तो इसको एनेस्ट्रल डिवीजन कह देते हैं। जबकि ये जो जंतु कोशिकाएं हैं ना बेटा, जंतु कोशिकाएं, अगर आप जंतु कोशिका की बात करें तो आप कहेंगे कि तारक केंद्र उपस्थित होता है। तारक केंद्र उपस्थित होता है। तारक केंद्र उपस्थित होता है। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप एस्टर यानी कि तारक का निर्माण होता है। एस्टर यानी कि तारक का निर्माण होता है। और जब तारक का निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा, तो एनिमल सेल में कह दिया जाता है एस्ट्रल या एम्फी एस्ट्रल डिवीजन। तारक बनता है तो एस्ट्रल, और दोनों ध्रुवों पर बनता है, दोनों पोल पर बनता है, तो एम्फी एस्ट्रल डिवीजन। एम्फी एस्ट्रल डिवीजन, ये थोड़ा सा एक अंतर है बेटा जब आप सूत्री विभाजन पढ़ते हैं तो पादप में और जंतु या प्राणी में। देखो भाई इसको फटाफट से, इसको बच्चों फटाफट से देखिए सारे लोग, इंपॉर्टेंट है ये चीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आइए बेटा फाइनली शुरू करते हैं कैरियोकाइनेसिस यानी कि जीव द्रव्य विभाजन के बारे में पढ़ना, और हेडिंग डालता हूं मैं पूर्वावस्था।
पूर्वावस्था, यानी कि प्रोफेज। पूर्वावस्था बेटा यानी कि प्रोफेज। आप कहेंगे कि केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी और पहली अवस्था, केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी और पहली अवस्था, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज है, पहला फेज है। और मजे की बात यह है कि यही जो फेज है यही लॉन्गेस्ट फेज है बेटा, सबसे लंबी अवस्था भी यही है बच्चों। क्या होता है इस दौरान? आप कहेंगे कि गुणसूत्रीय पदार्थ का, गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन होता है, गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन होता है एवं क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बन जाता है, क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बनता है। ठीक है भाई, संघनन होता है, एक तरीके से उसको दबाते हैं, संघनित करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसको कॉम्पैक्ट करते हैं बेटा। और जब इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, यानी ये पहले कैसा था देखो जरा, पहले ये कुछ ऐसा था और जब इसका संघनन हुआ, जब इसका संघनन हुआ तो अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, संघनन के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा मान लीजिए। तो वही लिखा है कि गुणसूत्री पदार्थ का संघनन होता है और आप ये देखते हैं कि क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बन जाता है। आप कहेंगे पूर्वावस्था के दौरान, पूर्वावस्था के दौरान पूर्वावस्था के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र, प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों का बना होता है, प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों का यानी कि क्रोमेटिड का बना होता है, जो कि गुणसूत्र बिंदु पर, जो कि गुणसूत्र बिंदु पर आपस में जुड़े होते हैं। ये ना गुणसूत्र बिंदु आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, पूर्वावस्था के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों का बना होता है, जो कि गुणसूत्र बिंदु पर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये देख ही रहे हो आप। और क्या होता है इस दौरान? आप कहेंगे तारक काय जिनका द्विगुणन एस प्रावस्था में हुआ था। आप जानते हो ना, एस फेज में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, तारक केंद्र या तारक काय डबल हो जाते हैं। तारक काय जिनका द्विगुणन, जिनका द्विगुणन, तारक काय जिनका द्विगुणन अंतरावस्था की, अंतरावस्था की, अंतरावस्था की
एस प्रावस्था में हुआ था, अंतरावस्था की एस प्रावस्था में हुआ था, अंतरावस्था की एस प्रावस्था में हुआ था, वो विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। ये ध्रुवों पर पहुंचकर, ये ध्रुवों पर पहुंचकर, ये ध्रुवों पर पहुंचकर सूक्ष्म नलिकाएं विकृत करते हैं, ये ध्रुवों पर पहुंचकर सूक्ष्म नलिकाएं विकृत करते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं विकृत करते हैं एवं तारक का निर्माण करते हैं, एवं तारक का निर्माण करते हैं, तारक का निर्माण करते हैं। दोनों तारक, अभी समझा रहा हूं मैं सारे पॉइंट, दोनों तारक तथा, दोनों तारक तथा तर्क तंतु, दोनों तारक तथा तर्क तंतु मिलकर, मिलकर सूत्री विभाजन उपकरण बनाते हैं, सूत्री विभाजन उपकरण का निर्माण करते हैं, सूत्री विभाजन उपकरण का निर्माण करते हैं, सूत्री विभाजन उपकरण का निर्माण करते हैं। देखो बेटा क्या होता है, समझो। मान लो ये एक पोल है बेटा, तो यहां पर ऐसे क्या हो जाएगा, ये दो सेंट्रियोल पाए जाएंगे। ऐसे बेटा ये भी एक पोल है, यानी कि ये भी क्या है, एक ध्रुव है। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये ऐसे सेंट्रियोल पाए जाएंगे, ये ऐसे क्या पाए जाएंगे, सेंट्रियोल पाए जाएंगे। अब ये जो पूरा का पूरा दो सेंट्रियोल मिला के क्या हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। जब ये ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तो ये इस तरीके से कुछ सूक्ष्म नलिकाएं विकृत करते हैं, ये इस तरीके से कुछ क्या करेंगे, सूक्ष्म नलिकाएं विकृत करेंगे। और आप जानते हैं कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो ऐसे निकलेंगे और ऐसे मिलेंगे, ऐसे निकलेंगे और ऐसे मिलेंगे। तो बेटा इतनी पूरी संरचना तो क्या हो गई, तारक। ये जो आप देख रहे हैं ना तारे के जैसा बना हुआ, ये पूरी संरचना क्या हो गई, तारक। और ये अकेली इतनी संरचना हो गई तारक किरण, एस्ट्रल रे। ये क्या है बताओ जरा, ये है आपका तारक काय। ये जो एक किरण निकल रही है तो ये है तारक किरण, एस्ट्रल रे। और ये पूरी संरचना क्या है, तारक। ये तारक हो गया, ये दूसरा तारक हो गया, और ये तर्क तंतु हो गए। एक तारक दो तारक तर्क तंतु, क्या बेटा, एक तारक दो तारक तर्क तंतु। तो ये तारक और तर्क तंतु आपस में मिलकर क्या करेंगे, सूत्री विभाजन यंत्र या सूत्री विभाजन उपकरण का निर्माण करेंगे। सूत्री विभाजन यंत्र या आप कह सकते हैं सूत्री विभाजन उपकरण का निर्माण करेंगे। फटाफट से देखो बेटा इसको, फटाफट से आप इसको देखो, फटाफट से देखो मेरे भाई। हाँ बढ़िया, चलिए। और फाइनली इसका आखिरी पॉइंट,
कि पूर्वावस्था के अंत में पूर्वावस्था के अंत में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण तथा केंद्रिका अदृश्य हो जाते हैं, तथा केंद्रिका अदृश्य हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ठीक है भाई। पूर्वावस्था के अंत में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूर्वावस्था के अंत में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, केंद्रक आवरण और केंद्रिका अदृश्य हो जाते हैं। देखिए क्या होता है बेटा, ये हो गया कोशिका आवरण और ये हो गया केंद्रक आवरण, इस तरीके से। यहां पर मैं लिख रहा हूं अर्ली प्रोफेज। यहां पर मैंने क्या लिखा, अर्ली प्रोफेज। इस अर्ली प्रोफेज के दौरान क्या क्या होगा वो देखो कि ये आपका उपस्थित है यहां पर इस तरीके से, क्या यहां पर उपस्थित है बेटा तारक काय, ये ऐसे यहां से ऐसे निकला हुआ है गोल्जी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उपस्थित है गोल्जी बॉडी, और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये क्रोमेटिन के फॉर्म में उपस्थित है। क्रोमेटिन के फॉर्म में क्या उपस्थित है, जेनेटिक मटेरियल। और बेटा ये हो गया केंद्रिका, ये क्या हो गया, केंद्रिका हो गया, केंद्रिका। लेकिन अगर आप लेट प्रोफेज में देखें, लेकिन अगर आप लेट प्रोफेज में देखें कि भाई प्रोफेज के आखिरी में क्या हो रहा है, अगर आप बेटा लेट प्रोफेज में देखें कि प्रोफेज के आखिरी में क्या हो रहा है, तो ये तो हो गया कोशिका आवरण, और ये जो केंद्रक आवरण है ना अभी आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, विखंडित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जानबूझ के मैं से इसको टूटा हुआ बना रहा हूं। ये न्यूक्लियर पोर नहीं है बेटा, ये न्यूक्लियर पोर नहीं दर्शा रहा मैं। न्यूक्लियर इन्वॉल्व टूटने लगता है ना, तो वो दिखा रहा हूं मैं आपको। और ये पोल पर पहुंच जाएंगे, ये इधर और ये इधर, और ये यहां पर इस तरीके से अपना जो तर्क तंतु है वो फैलाएंगे। और साथ ही साथ आप क्या देखोगे कि ये जो है अब कंडेंस हो चुका है, थोड़ा थोड़ा कैसा दिखना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बेटा ये क्रोमोजोम के जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, केंद्रिका, ये सब गायब हो चुका है। तो ये बच्चों आप देख लीजिए फटाफट से कि क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है बेटा अर्ली प्रोफेज में और लेट प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में क्या अंतर होता है वो देख लीजिए बेटा, ठीक है ना। ये पूर्वावस्था में हमने यहां से पढ़ना शुरू किया बच्चों, ये सारे पॉइंट देखे हमने, और फिर ये एक आखिरी पॉइंट देखा। आइए अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं मध्यावस्था, यानी कि मेटाफेज। मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज। देखिए बच्चों क्या होता है, अब न्यूक्लियर इन्वॉल्व तो गायब हो चुका है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व जो है वो हो चुका है गायब, न्यूक्लियर इन्वॉल्व जो है वो गायब हो चुका है भाई, ठीक है ना। तो जब प्रोफेज से
बेटा जब प्रोफेज से मेटाफेज में आते हैं तो इसको कहा जाता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज यानी कि मेटाफेज की ओर जा रहे हैं अभी। और ये जो यहां पे मैं डायग्राम बनाऊंगा ये एकदम मेटाफेज का डायग्राम होगा बेटा। क्या होता है बच्चों कि जब अब ये सिर्फ और सिर्फ कोशिका आवरण है, केंद्रक आवरण तो टूट चुका है ना, केंद्रक आवरण तो बेटा टूट चुका है। तो प्रारंभ में क्या होता है कि जैसे ही केंद्रक आवरण टूटता है, जैसे ही केंद्रक आवरण का विखंडन होता है, तो बच्चों केंद्रक आवरण का विखंडन होने पर ये सारे के सारे क्रोमोसोम पूरी कोशिका में फैल जाते हैं। ये जो सारे के सारे क्रोमोसोम है ना भाई, ये ऐसे पूरे जो है आप देखिएगा कि ये पूरे कोशिका में फैल जाते हैं इधर उधर, ठीक है ना, पूरी कोशिका में फैल जाते हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये जो तर्क तंतु हैं उससे जुड़े हुए होते हैं। ये एकदम प्रारंभ की बात है जब मेटाफेज शुरू हो रहा होता है। आप ऐसे समझिए कि प्रोफेज खत्म हो रहा है और मेटाफेज शुरू हो रहा है, प्रोफेज खत्म हो रहा है और मेटाफेज शुरू हो रहा है। तो ये पूरे में ऐसे बिखरे हुए दिखाई देंगे। लेकिन बच्चों जब आप मेटाफेज में देखोगे, जब भी आप इनको मेटाफेज में देखोगे, मेटाफेज में, तो ये सारे के सारे जो गुणसूत्र हैं वो आपको इस मध्यावस्था पट्टिका पर दिखाई देंगे। सारे के सारे जो गुणसूत्र हैं वो आपको यहां दिखाई देंगे बेटा, मध्यावस्था पट्टिका में। सारे के सारे गुणसूत्र अब वो आपको दिखाई देंगे मध्यावस्था पट्टिका में। मध्यावस्था पट्टिका में दिखाई देंगे बेटा। और आप क्या देख रहे हो कि ये जो फाइबर हैं ये इस तरीके से यहां पे जुड़ जाएंगे। अच्छा, यहां पे फाइबर भी आपको ना दो तरीके के दिखाई देंगे। अभी फाइबर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से। और ये जो बीच में एक रेखा दिखाई दे रही है इसको कहते हैं मध्यावस्था पट्टिका। इसको कहा जाता है बेटा मध्यावस्था पट्टिका। इसको हम मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। इंग्लिश में कह दिया जाएगा मेटाफेजिक प्लेट। इंग्लिश में बेटा इसे मेटाफेजिक प्लेट कह दिया जाएगा। हिंदी में कहेंगे मध्यावस्था पट्टिका और इंग्लिश में कह दिया जाएगा मेटाफेजिक प्लेट। और सारे गुणसूत्र यहीं एकत्रित होते हैं मध्यावस्था में। आप कहेंगे मध्यावस्था में सारे गुणसूत्र यहीं एकत्रित होते हैं। सारे गुणसूत्र यहीं एकत्रित होते हैं मध्यावस्था में। सारे गुणसूत्र यहीं एकत्रित होते हैं मध्यावस्था में। सारे गुणसूत्र यहीं एकत्रित होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए, अब यहां पर फाइबर ना दो तरीके के हैं। एक तो ये जो येलो कलर से बने हुए हैं
दूसरा मैं कुछ फाइबर बना रहा हूं बेटा ग्रीन कलर से, ऐसे, इस तरीके से बेटा, ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, यहां से इधर, और ये यहां से निकल रहा है इधर। ये जो येलो कलर के फाइबर बने हुए हैं इनको कहा जाता है गुणसूत्रीय फाइबर, गुणसूत्रीय तंतु। इन्हें हम क्या कह देते हैं बेटा, गुणसूत्रीय तंतु कह देते हैं, क्रोमोजोमल फाइबर, या इन्हीं को कह दिया जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर, डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर्स। भाई आप देखिए, ये जो येलो कलर से तंतु बनाए हैं मैंने बच्चों, ये जो येलो कलर के फाइबर बनाए हैं मैंने, येलो कलर के फाइबर, ये एक पोल से निकलते हैं और गुणसूत्र तक जाते हैं, एक पोल से निकलते हैं और गुणसूत्र तक जाते हैं, यानी कि ये इस पोल से दूसरे पोल तक कॉन्टिन्यूअस नहीं है। येलो कलर से, पीले रंग से जो तंतु आपको यहां पर दिखाए गए हैं वो क्या है बेटा, इस पोल से उस पोल तक नहीं जाते, एक पोल से निकलते हैं और अपने क्रोमोजोम का जो काइनेटोकोर उनको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बेटा, काइनेटोकोर, उस काइनेटोकोर में जाके जुड़ जाते हैं। और आप भी कहते हो कि काइनेटोकोर इज द एक्चुअल साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फाइबर। ये जो फाइबर हैं, ये जो तंतु हैं, इनके जुड़ने की सही जगह क्या है, इनके जुड़ने की सही जगह है काइनेटोकोर। इनके जुड़ने की सही जगह क्या है, काइनेटोकोर है। तो ये काइनेटोकोर में जुड़ जाते हैं। अच्छा, और दूसरा मैंने ये जो हरे रंग से तंतु दिखाए हैं बेटा, इनको कह दिया जाता है ध्रुवीय तंतु, ध्रुवीय तंतु, पोलर फाइबर, पोल से निकल रहे हैं पोल तक जा रहे हैं, तो ध्रुवीय तंतु या पोलर फाइबर, या इन्हीं को कह दिया जाता है कॉन्टिन्यूअस फाइबर। इन्हीं को क्या कह दिया जाता है, कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स। क्यों, क्योंकि ये एक पोल से दूसरे पोल तक जो है जा रहे हैं। काम की बात कर लेते हैं, किसका क्या काम है। तो ये जो गुणसूत्रीय तंतु है, ये जो क्रोमोजोमल फाइबर है, ये तो गुणसूत्र को अकड़ पकड़ जकड़ के रखता है, और ये ध्रुवीय तंतु एक तरीके से इस पूरे सिस्टम को बेटा सहारा देने का काम कर रहे हैं, सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, सहारा देने का काम कर रहे हैं, यानी कि सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। तो जब मध्यावस्था शुरू होता है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है बेटा। देखिए जरा ध्यान से डायग्राम, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। जब मध्यावस्था प्रारंभ होता है तभी आपको चीजें ऐसे दिखाई देंगी। ये जो गुणसूत्र हैं ये इतर बितर तितर इधर उधर फैले हुए होंगे, दिख रहा है ना भाई। और जब ठीक मध्यावस्था एकदम बिल्कुल मेटाफेज बीचों बीच आप देखेंगे। क्यों कह रहे इसको मेटाफेज, क्योंकि सारे के सारे जो क्रोमोजोम हैं वो मध्यावस्था पट्टिका पर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। कहां पर इकट्ठा हो जाते हैं भाई, मध्यावस्था पट्टिका पर। ठीक है बच्चों, अभी क्या है ना, मेरी थोड़ा सा लक्ष्य में क्लास है अभी, है ना, लक्ष्य बैच में क्लास है मेरी। तो तुम लोग क्या कर लो, मैं होमवर्क दिए दे रहा हूं, आज 1 ही घंटा पढ़ा रहा हूं, किस दिन कोई लेक्चर लंबा ले लेंगे। वो क्या थोड़ा सा लाइव बैच रहता है, रिकॉर्डिंग होती तो बाद में दे देते। एक्सरसाइज 1 1 से 35 तक, जिन्होंने पहले सवाल नहीं लगाए थे वो बेटा 1 से 35 तक कर लें। एक्सरसाइज 2 पूरा ट्राई नहीं, एक्सरसाइज 2 क्या करो, नहीं रहने दो, इतना ही कर लो। आज ज्यादा पढ़ाएंगे जब तभी ज्यादा होमवर्क देंगे, आज कम पढ़ाया है तो होमवर्क भी कम ही दे रहा हूं, ठीक है भाई।
बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, खुद पर यकीन रखिए और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।